कृषि कानूनों की रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने जंतर मंतर पर गुरुवार को किसान संसद लगाई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत सहित सभी किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि ब्रिटेन की संसद में इस पर बहस हो रही, लेकिन हमारी सरकार इस मुद्दे पर खामोश है। 26 जनवरी को दिल्ली में उग्र प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली सरकार ने किसानों को एंट्री की इजाजत दी है। यह परमिशन 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ प्रदर्शन की मंजूरी दी है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत पहले वे सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। यहां से बसों के जरिए किसानों के साथ जंतर मंतर आए। प्रदर्शन में सिर्फ 200 किसान शामिल हुए। वे जंतर मंतर पर किसान संसद लगाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम मॉनसून सत्र की कार्यवाही पर भी नजर रखेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे किसान सिंधु बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर और बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने किसानों को इस शर्त पर प्रदर्शन की इजाजत दी है कि वो संसद तक कोई मार्च नहीं निकालेंगे। इसी साल 26 जनवरी को लाल किले तक किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद उन्हें पहली बार दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत मिली है। 26 जनवरी की रैली के दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे और कई उग्रवादियों ने लाल किले में घुसकर पुलिस कर्मियों से मारपीट की थी और किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा भी फहरा दिया था। देश के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसान संगठनों की केंद्र सरकार से 12 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वह किसानों की मांगों के मुताबिक कानून में बदलाव कर सकती है, लेकिन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिवालय किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 3 घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर ही अड़े रहे। 7.5 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था कि सरकार तीनों कानून भी रद्द करे। सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हाँ या ना में जवाब दे। भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 2 मुद्दों पर मतभेद कायम, लेकिन 2 पर रजामंदी बनी। 4 घंटे चली इस बैठक में किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने बैठक में तल्ख रुख अपनाया। बैठक में किसान नेताओं ने पोस्टर भी लगाए, जिन पर गुरुमुखी में लिखा था, मरेंगे या जीतेंगे। मीटिंग करीब 4 घंटे चली। किसान कानून वापसी पर अड़े रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आपको भी सरकार की कुछ बातें माननी चाहिए। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल तक कानून लागू नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए कमेटी बनाएंगे। 5 घंटे बैठक चली, लेकिन आमने सामने 30 मिनट भी बातचीत नहीं हुई। सरकार ने किसानों से कहा कि नए कानूनों में कोई कमी नहीं है। आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो बताएं, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड के बाद संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पर चर्चा हो रही है। देश के अन्य मीडिया समूह ने आईटी के छापों को पत्रकारिता को कुचलने की कोशिश करार दिया है।
समाचार समूह लिखता है कि दैनिक भास्कर के परिसरों पर छापेमारी के खिलाफ विपक्ष ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। पहले राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया गया और फिर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। मीडिया समूह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान पब्लिश किया। केजरीवाल ने भास्कर समूह पर आईटी रेड के खिलाफ सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये मीडिया को डराने की कोशिश है। उनका संदेश साफ है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की सोच बेहद खतरनाक है। केजरीवाल ने कहा कि ये रेड तुरंत रोकी जानी चाहिए। भास्कर समूह पर आईटी रेड की जानकारी देने के बाद इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि कुछ समय पहले ही दैनिक भास्कर समूह ने कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों और गंगा में तैरती लोगों की लाशों पर खबरों की सीरीज चलाई थी। मीडिया समूह लिखता है कि भास्कर समूह के मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई ठिकानों पर आईटी ने रेड की है। इसके बाद दिग्विजय सिंह के उस बयान का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी और शाह के पास सिर्फ आईटी, ईडी, सीबीआई नामक हथियार। आईटी रेड को द प्रिंट ने विपक्ष के बयान के साथ पब्लिश किया है। द प्रिंट ने लिखा है कि दैनिक भास्कर समूह पर की गई इनकम टैक्स की रेड पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे मोदीफाई रेड बताया है। इस मीडिया हाउस ने जयराम रमेश के उस ट्वीट का जिक्र भी किया है जिसमें उन्होंने रेड को अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बताया है। सरकार को कोविड के मामलों में वृद्धि के कारण कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत के बीमा क्षेत्र को और उदार बनाया गया, विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि भारत में बिजनेस करना उतना ही कठिन काम है जितना कि पहले था। इसने यहाँ की सरकार को निवेश में आ रही बाधाओं को कम करने की भी अपील की है। इसमें प्रशासन का सहयोग भी मांगा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को जारी रिपोर्ट 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट भारत में कहा कि भारत बिजनेस करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह बना हुआ है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष संवैधानिक दर्जे को हटाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सप्लाई चेन से उत्पादकों को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है। द्विपक्षीय व्यापार में विस्तार को प्रतिबंधित कर दिया है। विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में लिए गए 2 विवादास्पद फैसलों का भी उल्लेख किया है। इसमें जम्मू कश्मीर से विशेष संवैधानिक दर्जा हटाने और सीएए को पास करने को विवादास्पद बताया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत का कहना है कि सीएए उसका आंतरिक मामला था। किसी भी विदेशी दल के पास भारत की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखने का कोई आधार नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना उसका आंतरिक मामला था। विदेश विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएए के लागू होने के बाद विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन यह मार्च 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लागू होने से समाप्त हो गया। कोविड का प्रबंधन, आर्थिक गतिविधियों में गिरावट सहित कई मुद्दे 2020 में प्रमुख मुद्दा बने। दिसंबर 2020 तक आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक विकास के लक्षण दिखने शुरू हो गए। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को कोविड के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। विदेश विभाग ने कहा कि महामारी और लॉकडाउन से उपजी आर्थिक चुनौतियों के जवाब में भारत ने व्यापक सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रोत्साहन के कई कार्यक्रम बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि की। सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े इंसेंटिव को भी अपनाया। इन उपायों से भारत को अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के बीच सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% की गिरावट से उभरने में मदद मिली और जनवरी 2021 से पॉजिटिव ग्रोथ भी लौटी है। भारत सरकार ने विदेशी निवेश पर ध्यान देना जारी रखा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के मद्देनजर भारत ने नए श्रम संहिताओं को ऐतिहासिक कृषि क्षेत्र में सुधारों सहित कई महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधारों को लागू किया। इससे प्राइवेट और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलनी चाहिए। फरवरी 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजीकरण के जरिए 2.4 अरब डॉलर जुटाने की योजना की घोषणा की थी और माना जा रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका में कमी आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2021 में संसद ने भारत के बीमा क्षेत्र को और उदार बनाया। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 39% से बढ़कर 74% हो गई। हालांकि इसमें अभी भी डायरेक्टर और टॉप मैनेजमेंट में भारतीय नागरिकों को ही नियुक्त करने की शर्त रखी गई है। इजराइल की एक निजी कंपनी एनएसओ ने पेगासस नामक हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसे वह केवल अन्य देश की सरकारों को बेचती है। ये सॉफ्टवेयर आपके जाने बिना आपके फोन से 24 घंटे जानकारी भेजता रहता है। फोन से कॉन्टेक्स्ट, फोटो, मैसेज इत्यादि सरकारी एजेंसी से साझा होते हैं जब तक वह फोन आप इस्तेमाल करेंगे। यह सॉफ्टवेयर फोन के हार्डवेयर को प्रभावित करता है, न कि फोन में डाले गए ऐप को। ज्यादातर हैकिंग के मामलों में जिस व्यक्ति का फोन टारगेट होता है, वह भूल से ही सही किसी के द्वारा भेजी गई लिंक या मैसेज पर क्लिक कर देता है। पेगासस फोन को बिना इस सबके भी संक्रमित कर सकता है। जब से इस कांड की जानकारी आई है, किसका फोन प्रभावित हुआ, यह चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। पेगासस बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वह सॉफ्टवेयर सरकारी ग्राहकों को देती है और वह भी केवल जुर्म और आतंक के खिलाफ इस्तेमाल के लिए। लेकिन भारत में पक्ष विपक्ष, सरकारी अधिकारी, मीडिया, मानव अधिकार पर काम करने वाले लोगों के नाम शामिल हैं। वास्तव में जब कंपनी माल बेच देती है, उसके बाद उसका इस पर अख्तियार नहीं कि ग्राहक उसे किस तरह इस्तेमाल करता है। कई लोगों का कहना है कि किसी का फोन इस तरह से हैक करने में दिक्कत क्या है। जरूर उनके पास कुछ छिपाने लायक बात होगी, वरना उन्हें ऐतराज क्यों होता। यह कुतर्क है। क्या आप अपने ईमेल का पासवर्ड सबको बताते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप कुछ छिपाने लायक काम करते हैं? जिंदगी के हर दायरे में हम तय करते हैं कि किसके साथ क्या साझा करें। यह बदलाव भी रहता है। आज अपने काम के बारे में किसी सहकर्मी से शेयर करते हैं, कल उसका पद बदलने पर शायद ना करें। मूल बात यह है कि किसे क्या बताना है, इस पर नियंत्रण आपके हाथ में है। इस नियंत्रण के अपने हाथों से निकल जाने पर हम बेबस और लाचार हो जाते हैं, और हैकिंग सॉफ्टवेयर के अटैक से यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी बातें, आपके फोटो, किस दिन किससे कितनी बात की, यह सब आपकी अनुमति के बगैर, आपकी जानकारी के बगैर किसी सरकार की एजेंसी के लोगों तक पहुंच जाती है। एक तरह से आप खुद को नग्न महसूस करते हैं, जिससे आपकी गरिमा का भी सवाल उठता है। सार्वजनिक जिंदगी बिताने वाले, चाहे नेता हो या पत्रकार, जज या चुनाव आयोग के कमिश्नर, सभी लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन जवाबदेही के लिए पारदर्शिता चाहिए। हैकिंग निगरानी का यंत्र है, पारदर्शिता नहीं। जब उनका फोन हैक होता है तो उनकी निजी जिंदगी की जानकारी का उन्हें काबू में रखने में इस्तेमाल हो सकता है। मसलन, यदि किसी सरकारी मुलाजिम या पत्रकार को होम लोन की जरूरत है और हैकर को यह जानकारी मिल जाए, तो वह इसके आधार पर उन्हें मदद देने का वादा करके अपने पक्ष में खबर करवा सकते हैं, निर्णय दिलवा सकते हैं। यदि आपने दोस्त से बॉस की बुराई की हो, तो इस जानकारी को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। पेगासस कांड की वजह से यह चर्चा हो रही है, लेकिन इसके अलावा निगरानी के कई यंत्र हैं। गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब गुप्त तरीके से हमारी जानकारी प्राप्त करते हैं, इससे मुनाफा मांगते हैं और कभी-कभी आपकी जानकारी सरकार के साथ साझा करते हैं। सबसे भयावह बात यह है कि निजी कंपनियों का मुनाफा नागरिकता और लोकतंत्र को कमजोर करने से कमाया जा रहा है। दो साल पुराने पेगासस जासूसी मामले में संसद सत्र के पहले नया खुलासा भले ही गलत राजनीतिक मंशा से किया हो,
लेकिन इससे अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझें तो सरकार के साथ पूरा सिस्टम ही कटघरे में खड़ा दिखता है। CIA के इशारे पर डिजिटल कंपनियों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रिज्म से भारत समेत कई देशों की जासूसी को सन 2013 में स्नोडेन ने उजागर किया था। भारत की कांग्रेस सरकार समेत अन्य देशों ने जासूसी के अंतर्राष्ट्रीय मामले में अपराधियों को दंडित नहीं किया। इससे गुनहगारों का हौसला बुलंद होने के साथ साइबर जासूसी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आगाज हुआ। इजरायली कंपनी NSO ने पेगासस नाम से ऐसा साइबर ब्रह्मास्त्र विकसित किया जिसके कारनामों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। NSO का दावा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए सिर्फ सरकारी एजेंसियों, पुलिस व सेना को ही पेगासस देती है। भारत सरकार ने पेगासस के इस्तेमाल से मनाही की है, इसीलिए यह मानना तार्किक है कि सरकारी एजेंसियों ने पेगासस इस्तेमाल किया। 3 दशक पहले विपक्षी नेता राजीव गांधी के घर पर पुलिस के 2 जवानों की निगरानी के मुद्दे पर चंद्रशेखर सरकार गिर गई। उसके पहले 1988 में टेलीफोन टेपिंग के मामले पर कर्नाटक में हेगड़े की सरकार गिरी। पुराने किस्सों के अंजाम देखते हुए पेगासस की सरकारी खरीद या वैध इस्तेमाल के तीखे सवाल पर मंत्रियों और प्रवक्ताओं ने होठ सी रखे हैं। सन 1885 के जिस कानून के दम पर टेलीफोन टेपिंग के सरकारी हक की बात हो रही है, वह गुजरे जमाने की बात है। मोबाइल में सेंध लगाने का अधिकार हासिल करने के लिए गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2018 को आदेश पारित किया था। इसके तहत भारत सरकार की 9 खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को इंटरनेट और मोबाइल में जासूसी और सेंधमारी की कानूनी इजाजत मिल गई। 2 साल पहले व्हाट्सएप ने अमेरिका की कैलिफोर्निया की जिला अदालत में NSO के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसके बाद भारत में इस मामले पर ट्विटरबाजी शुरू हो गई। पेगासस जासूसी मामले पर चिंता जाहिर करते हुए तत्कालीन IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 31 अक्टूबर 2019 को ट्वीट करके व्हाट्सएप से जानकारी मांगी थी। पेगासस के खिलाफ विदेश में चल रही कानूनी लड़ाई में व्हाट्सएप के साथ फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हैं। लेकिन डिजिटल के सबसे बड़े बाजार भारत की सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट पेगासस के मुद्दे पर ट्रोजन हॉर्स सिंड्रोम का शिकार दिखते हैं। चीनी ऐप्स बैन करने वाली मजबूत सरकार 2019 में पेगासस के खुलासे के बाद चुप्पी साध गई है। फिर संघ के पूर्व प्रचारक KN गोविंदाचार्य ने अमेरिकी अदालत में चल रही कार्यवाही का विवरण देते हुए सरकार से व्हाट्सएप, NSO व सभी गुनहगारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। सरकार से कोई कार्रवाई नहीं होने पर गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छोटे छोटे मामलों का स्वतः संज्ञान लेने वाली सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रीय महत्व के इस मामले को सुनवाई के लायक भी नहीं समझा। पेगासस जासूसी कांड में तत्कालीन जजों और उनके स्टाफ का नाम भी उछल रहा है। इस मामले की न्यायिक जांच की बात भी हो रही है, लेकिन पेगासस के संहारिक मार से बेपरवाह जज अदालती मामलों में व्हाट्सएप जैसे खतरनाक ऐप का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट से निराश मिलने के बाद गोविंदाचार्य ने IT मंत्रालय की संसदीय समिति के दरवाजे पर दस्तक दी। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति में सभी पार्टियों के सांसद हैं। 14 नवंबर 2019 को दिए गए लिखित प्रतिवेदन और उसके बाद व्यक्तिगत स्तर पर विस्तृत प्रेजेंटेशन के बावजूद संसदीय समिति ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली।